हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बताएंगे कि कौन सी नदी कहाँ पे बहती है और कहाँ पे अपना अफवाह तंत्र फैलाई हुई है। तो देखिए, भारत की प्रमुख नदियां। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग आधार पे इसका वर्गीकरण होता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे इसको दो समूह में बांटा गया है। सबसे पहले है अरब सागर का अफवाह तंत्र, यानी कि जो नदियाँ इस प्रकार से ऐसे अरब सागर में जाके गिरती हैं वो नदियाँ। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जो नदियाँ इस प्रकार से इधर वाली दिशा में जाती हैं। तो यह अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक एकट, अरावली और शाहदरी द्वारा विलंग किए गए, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसको आप जल विभाजक रेखा के द्वारा दर्शाया भी गया है और जो आप चित्र 3.1 में देख सकते हो। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं, यानी कि ये सब नदियाँ जो हैं इसके अंदर आती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं, जबकि 23% क्षेत्र जो है वो सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार आदि नदियां हैं, यानी कि 23% तो जाता है आपका 23% जो जाता है आपका अरब सागर में जाता है और 77% जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है, सागर में गिरती हैं। तो देखिए, जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है जल संभार के आधार पे। और जो आपका जल का समुद्र में और खाड़ी में गिरने के आधार पे 2 भागों में बांटा गया था, एक अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में। तो 3 अफवाह द्रोणियाँ देखिए। प्रमुख नदी द्रोणियाँ जिनका अफवाह क्षेत्र 20 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा, माही, ताप्ती, पेरियार, साबरमती, बैराक आदि। ये जो नदियाँ हैं इनका अफवाह तंत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद है मध्यम नदी द्रोणी, जिनका अफवाह तंत्र 2A से लेकर 20A वर्ग के बीच में आता है। इसमें आपकी 44 नदी द्रोणी है, यानी कि जो पहली नदी द्रोणी थी उससे कुछ छोटे आकार की नदियाँ, जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। उसके बाद है लघु नदी द्रोणी, जिनका अफवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है, यानी कि काफ़ी छोटा क्षेत्र है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं, यानी कि इसमें लगभग वही नदियाँ शामिल हैं जो बरसात के कारण बहती हैं या बरसाती नदियाँ हैं। यदि आप चित्र 3.1 देखोगे तो आप पाओगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है, यानी कि बहुत सी नदियाँ जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तो आपके इधर प्रायद्वीपीय पठार की हैं, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, और भी आपकी सारी की सारी नदियाँ जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं वो भी सारी की सारी हिमालय से निकलती हैं। वे आपका जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, यानी कि इधर से पश्चिमी घाट से नदियाँ निकल के इस प्रकार से जाती हैं पूर्व की साइड में और बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देती हैं। दक्षिण भारत में इन नदियों की पहचान कीजिए। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है वो आपकी कुछ ऐसी हैं, जैसे कि ये आपका दक्षिण भारत हो गया। सबसे पहले आपकी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी, ऊपर महानदी। तो इस प्रकार से ये आपकी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियाँ हैं जिनका अपवाद है, यानी कि आपकी नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ जो इधर से निकल के इस डायरेक्शन में जाती हैं, बाकी सारी नदियाँ इधर से निकल के इस डायरेक्शन में जाती हैं। तो 2 नदियाँ ये जो हैं वो अपवाद हैं। और ये अनेक छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण, मालाबार तट पर बहने वाली नदियों के नाम बताइए।
तो ये आपने देख लिया। उद्गम क्षेत्र के उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यानी कि 2 वर्गों में बांट दिया नदियों को। पहला हिमालय अपवाह तंत्र जो हिमालय से निकलती है, और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो कि प्रायद्वीपीय पठार में बहती है। यद्यपि इस जल विभाजन में चंबल, बेतवा, केन आदि नदियों का वर्गीकरण समस्या उत्पन्न कर देता है। यानी कि चंबल इस प्रकार से जाती है, बेतवा भी ऐसी है और सोन भी ऐसी है। और ये नदियाँ ना तो हिमालय से निकलती हैं और ना ही प्रायद्वीपीय पठार से हैं, तो ये थोड़ा सा बीच में आती हैं। उत्पत्ति और आयु में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं, फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है, और इस पुस्तक में आप इसी के अनुसार पढ़ोगे। तो ये आपने यहाँ पर नदियों के अंदर चिप्तिकाएँ देखा। अब आप देखोगे भारत में अपवाह तंत्र। तो देखिए, भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ शामिल हैं, और ये 3 बड़ी भू-आकृतिक इकाइयों की उद्गम, विकास प्रक्रिया और वर्षण के प्राकृतिक लक्षणों के आधार पे भिन्न भिन्न हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही करवाएंगे। बाकी का हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे, जिसके तहत हम आपको हिमालय अपवाह तंत्र की जानकारी देंगे। यानी कि हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती हैं और नदियों की क्या विशेषता है, उनकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, वो सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो इनको आप लाइक भी करें, और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको जो भी हम समझा रहे हैं वो टॉपिक पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ जाए।